बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख्वाजा आसिफ का भी एक गिले शिकवे वाला एक ट्वीट आया कि जनाब 80,000 रुपया भी ले लिया हमसे और हमें रसीद भी कोई नहीं दी और ये निज़ाम चल रहा है। अगर एक वफाकी वज़ीर की ये हैसियत है तो किसी और की क्या होगी। फिर थोड़े दिन पहले इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, जनाब मेरा जो घर है जहाँ पर मैं रहता हूँ, सरकारी घर, वो टूट फूट का शिकार है। मैंने मोहसिन नकवी के तरले किए हैं लेकिन वो ठीक नहीं करवा के दे रहा, अपने घर का दरवाज़ा नहीं ठीक करवा पा रहा। आपको पता है ख्वाजा आसिफ ये स्टेटमेंट क्यों दे रहा है? ख्वाजा आसिफ हो जाए, ख्वाजा साद हो जाए या बाकी लोग, ये सारे ना इन चीज़ों को रिकॉर्ड के ऊपर रख रहे हैं। इन्हें पता है कि आसिम मुनीर साहब का इक़्तिदार ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं, इनके इक़्तिदार का सूरज गरूब हो जाएगा। इसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल होगी, इससे ज़्यादा क्या होगी। तो PMLN के लिए सियासत के रास्ते बंद हो जाएंगे, दोबारा सियासत नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अब ये ग्राउंड बना रहे हैं कि जनाब हम तो बांध दिए गए थे और इमरान खान के खौफ की वजह से हम फंस गए थे। इमरान खान का किया हमारे सामने आ गया। आसिम मुनीर का बुरा वक्त आते ही उनका नाम भी कोई नहीं लेगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। लेकिन हम लिया करेंगे, हम बताया करेंगे लोगों को कि एक फलाना जर्नैल आया था, बाद में ये जर्नैल आया था, बाद में ये जर्नैल आया था और उनकी पॉलिसियों ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। ये जो लोग आज झंडा उठाई फिरते हैं ना आसिम मुनीर का, ये आसिम मुनीर साहब मेरे से कोरे कागज़ पर लिख कर ले लें। अगर उनकी रिटायरमेंट के बाद इनमें से किसी ने नाम भी लिया ना तो मुझे आगे पूछ लीजिएगा कि जनाब इन्होंने नाम लिया। हम आपका नाम जिंदा रखेंगे, बताएंगे सबको कि जनाब ये ज्यादती आपने की थी इस मुल्क के साथ। बहरहाल ये, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, क्योंकि ख्वाजा आसिफ जो आपका बॉस है वो खुद अपने मुंह से बार बार ये कहता है कि पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम है और फौज चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। आपका वज़ीर आज़म भी, सब लोग ये कहते हैं और बड़े फ़ख्र से ये बात की जाती है। बल्कि जो टाउट सहाफ़ी आपने रखे हुए हैं वो भी आके बताते हैं कि सारे फैसले आप ही करते हैं, कोई और नहीं करता। ये आईनी नुक्ता नज़र से, कानूनी नुक्ता नज़र से आपका हक नहीं है, आपके हलफ की खिलाफ वर्जी है, आपको ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप करते हैं तो ठीक है। ये बात याद रखी जाएगी तारीख में। नाज़रीन, बजट के हवाले से खबरें लगातार आ रही हैं और यहाँ पे एक और खबर है मेरे पास बजट के हवाले से। IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। हुकूमत के 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की एक तजवीज़ सामने आई है। लेवीज इसके अलावा हैं जो लेवियाँ लगाई जाएंगी, और जो टैक्सेस हैं 220 अरब रुपए के, ये नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। अब सरकारी मुलाजमीन को क्या मिलेगा अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन जो आपका सेल टैक्स है उसमें भी 1% का इजाफा किया जा रहा है। यानी हमें टैक्स के अंदर ये जो अब बजट आ रहा है इसमें हमें किसी जगह पे भी महंगाई कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही, बल्कि इसमें हमें महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया ने इसके ऊपर तनकीद शुरू कर दी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसकी जानिब से अभी तक बजट की तजावीज़ के ऊपर किसी किस्म का रद्द अमल फ़िलहाल सामने नहीं आ रहा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है नाज़रीन, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये नेपरा का रिकॉर्ड है जो ये बता रहा है। नेपरा आप समझते हैं पाकिस्तान में बिजली के हवाले से, तो ये नेपरा का जो रिकॉर्ड है वो क्या बता रहा है। नेपरा का रिकॉर्ड बता रहा है कि पिछले 8 साल के अरसे में, ये यानी 2026 तक लगा लें तो आप इमरान खान का दौर और ये सारा दौर लगा लें, इस 8 साल के अरसे में जो पाकिस्तान ने या पाकिस्तानियों ने कैपेसिटी पेमेंट की मद में IPPs को पैसा दिया, वो डॉलर रेट के एतबार से 40 अरब डॉलर से ज़्यादा की रकम बनती है। यानी IMF से 1 अरब डॉलर लेना हो, UAE का 2 अरब डॉलर वापस करना हो तो पाकिस्तान को वक्त पड़ जाता है। लेकिन IPPs क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों के, फ्रंटमैनों के हैं, IPPs में क्योंकि बड़ी कमीशन मिलती है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो बिजली जो IPPs ने पैदा ही नहीं की उसका पैसा देने को बोलते हैं कैपेसिटी पेमेंट। यानी वो बिजली जो उन्होंने पैदा की और उन्होंने आपको बेची वो तो है जनाब बिजली का बिल, लेकिन वो बिजली जो उन्होंने पैदा नहीं की और वो बिजली जो आपके सिस्टम में नहीं आई और वो बिजली जिसको आपने इस्तेमाल भी नहीं किया, उसका पैसा जब आप देते हैं तो वो होता है कैपेसिटी पेमेंट। तो जो बिजली आपने नहीं ली उसका पैसा जो आपने दिया, बिजली ना लेने का पैसा जो आपने दिया वो आपने दिया और वो बनी भी नहीं बिजली, आपने ली नहीं, उन्होंने बनाई नहीं और आपने उसका पैसा दिया 40 अरब डॉलर से ज़्यादा। और ये जो IPPs पाकिस्तान में आए, इनके ज़रिए से जो टोटल अब तक गैर मुल्की सरमायाकारी आई है, 101 IPPs हैं, जो टोटल गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में आई वो 35 अरब डॉलर है। यानी टोटल इन्होंने जो पैसा लगाया बाहर से पाकिस्तान के अंदर वो 35 अरब डॉलर है
और उसके बदले में जो हमने सिर्फ 8 साल में इनको कैपेसिटी पेमेंट की मद में दे दिया वो $40 अरब से ज्यादा है। और पिछले 20-22 साल का हिसाब इससे अलग है। और ये रिपोर्ट है नेपरा की। तो ये पाकिस्तान के साथ नवाज शरीफ ने, पीपल्स पार्टी ने और परवेज मुशर्रफ ने मिलकर किया है। परवेज मुशर्रफ का इसमें बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है। इसमें सबसे ज्यादा जो गंद मारा है इसके अंदर वो नवाज शरीफ ने मारा, नंबर 1। नंबर 2 पे आती है पीपल्स पार्टी और नंबर 3 के ऊपर आते हैं परवेज मुशर्रफ साहब। तो इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। आज पाकिस्तानी जो है हर साल 2000 अरब रुपया इनको कैपेसिटी पेमेंट की मद में देता है, उस बिजली का जो बिजली पैदा ही नहीं हुई। नाज़रीन, 28वीं आईनी तरमीम के मामले में MQM मैदान में आ गई और MQM ने कहा जनाब ये तो हमारी तरमीम है, आज नहीं कल लानी पड़ेगी। ये एक तरह की CV है जो MQM पेश कर रही है आसिम मुनीर साहब के सामने कि देखिए हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एक और आईनी तरमीम की राह हमवार कर रहे हैं। चाहते वो ये है, उन्होंने एक नुक्ते पे बात की कि 140A जो है MQM पाकिस्तान का 30 साल से मुतालबा है, यानी जो कराची है उसको वफाक के अंडर कर दिया जाए। देखिए कराची जितना बड़ा है, जितनी बड़ी उसकी आबादी है, इतना बड़ा तो पूरा मुल्क होता है। कराची और हैदराबाद को अगर एक अलग सूबा भी बना देना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या अगर आप सिंध में 3 सूबे भी बना देना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंध तरक्की करेगा इससे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये पता है कि वो अंदरूने सिंध से 2 नंबरी करके वोट लेते हैं, अंदरूने सिंध से 2 नंबरी करके वो अपना इक़्तिदार लेते हैं और कराची और हैदराबाद के ऊपर रूल करते हैं। ये उनका तरीका वारदात है, क्योंकि यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, सारी दिहाड़ियाँ जो हैं वो इस जगह के ऊपर है। और जिस तरह उन्होंने अपना कराची को कंट्रोल किया हुआ है, कैसे उन्होंने अपना मेयर बिठाया, ये सब आप जानते हैं। ये कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है, पूरी दुनिया इसे जानती है। नाज़रीन, ईरान ने एक नया और खौफनाक हथियार मुतारिफ करवाया। ये हथियार जो है इसका नाम है रजब 27। रजब 27 एक कश्ती है छोटे साइज़ की। इसके अंदर 2 क्रूज़ मिसाइल जा सकते हैं जो 700 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर दीगर हथियार और बारूद भी जा सकता है। ये लगभग 3 मीटर तक जो समुद्री लहरें हैं उनका मुकाबला भी कर सकती है और ये बहुत तेज़ रफ्तार में जाती है। दुनिया में ना हथियारों का पूरा सिस्टम ही तब्दील हो गया। पहले और तरह के हथियार बनते थे। ये 2 जंगें ऐसी हुई दुनिया में जिन्होंने पूरी दुनिया की जो लड़ाई का नक्शा है उसको तब्दील कर दिया। नंबर 1, जो आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में जंग हुई थी, उसने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया। उसने बताया कि ड्रोन कितना इंपॉर्टेंट है और टैंक कितना फारिग है। उसके बाद जो दूसरी लड़ाई हुई यूक्रेन और रूस की, उसमें भी बहुत कुछ दुनिया ने सीखा। लेकिन जो ईरान ने अमेरिका और इसराइल के साथ किया, अपने सस्ते और इंतहाई कम महदूद वसाइल के साथ और कम हथियारों के साथ, उसने बताया दुनिया को कि हथियार की नौयत अगर कुछ और हो तो आप जंग में कुछ और भी कर सकते हैं, यानी आप जंग का नक्शा बदल सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।